स्वागत है आपका हमारे चैनल परीक्षा टारगेट पर। मैं रफीक अहमद आपका स्वागत करता हूं और हम लोग खंड शिक्षा अधिकारी का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं आप सभी के लिए। और अगर आप खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़िए हमारे चैनल से और हमारे वीडियोस को देखिएगा। आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल परीक्षा टारगेट। मैं नफीस अहमद आपके साथ हूँ खंड शिक्षा अधिकारी का तीसरा प्रैक्टिस सेट लेकर। आज हम 60 क्वेश्चंस पर डिस्कस करने वाले हैं जो जीएस की क्वेश्चंस होंगे, और जो इसका दूसरा पार्ट होगा वो आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग का दूसरे हिस्से में मिलेगा, जो कि खंड इसका प्रैक्टिस सेट का दूसरा भाग होगा। तो ये तीसरा प्रैक्टिस सेट हम लेके आपके साथ हैं। और देखिए, शुरू करते हैं। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल परीक्षा टारगेट से और आप भी अपने आप को चेक करते रहिएगा और देखिए हम कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि पंचायत चुनाव के संबंध में जो भी निर्णय होता है वो राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। और ये जो पंचायत का चुनाव कराया जाता है वो राज्य का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं वही कराते हैं। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी का आयोग जो गठन हुआ था। अब देखिए, न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी ये बात हो रही है, ये जो आयोग गठन हुआ था असल में जब गोधरा कांड हुआ था 2002 में, तो ये जो आयोग है तब गठन हुआ था इसका। और इसके साथ दूसरा भी एक आयोग गठन हुआ था, वो था नानावती आयोग। तो इसमें जो इसका आंसर होगा वो होगा ए, यानी 2002 की गोधरा कांड की घटना की जांच के लिए इसका जो था गठन किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आर्थिक नियोजन जो विषय है वो किस चीज का है। पहली बात ये कर रहे हैं कि आर्थिक नियोजन की बात चल रही है। तो देखिए, मैं आपको थोड़ा सा आर्थिक नियोजन के बारे में बता दूं कि ये आर्थिक नियोजन जो है वो कौन सी अनुसूची में है। तो ये है 7वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। और केंद्र और राज्यों के मध्य जो शक्तियों का विभाजन होता है ना, ये उसके लिए होता है। तो इसका जो आंसर होगा हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का वो होगा सी, यानी ये समीवर्ती सूची में आता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या चीज सम्मिलित नहीं है। तो मौलिक अधिकारों के अंदर क्या चीज सम्मिलित नहीं है? देखिए, भाषण की स्वतंत्रता, ये तो मौलिक अधिकार में होता है। दूसरा, विधि के समक्ष समता का अधिकार, ये भी मौलिक अधिकार में होता है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये भी होता है। तो इसमें समान कार्यों के लिए समान वेतन, इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। ये क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए, आगे चलते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि खंड शिक्षा अधिकारी का जो एग्ज़ाम है वो बहुत करीब है। आप लोग को कम से कम 6-7 घंटे तो रोज़ पढ़ना ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की बात कर रहे हैं। तो नाबार्ड जो है ये कौन सी पंचवर्षीय योजना के टाइम पे बना था? तो ये थी 6ठी पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? 6ठी पंचवर्षीय योजना। तो इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, अंग महाजनपद की राजधानी की बात चल रही है। अब अंग महाजनपद की जो राजधानी है असल में ये उत्तरी बिहार में आता है। कहाँ ये आता है? उत्तरी बिहार। उत्तरी बिहार। और ये जो है असल में उत्तरी बिहार में कहाँ ये जगह है? एक उत्तरी बिहार में भागलपुर, भागलपुर। और दूसरी है मुंगेर। ये भागलपुर और मुंगेर जो है ये अंग महाजनपद में आती है। तो इसमें ये पूछा है कि इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी चंपा। इसका आंसर है डी। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 7, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था। अब नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? देखिए, तो नालंदा विश्वविद्यालय की बात चल रही है। पहली बात तो आपको बता दूं कि नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी, नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 5वीं शताब्दी में। कब हुई थी? 5वीं शताब्दी में। अब 5वीं शताब्दी में हुई थी और किस किस टाइम पे हुई थी ये ध्यान रखिएगा। ये हुई थी कुमार गुप्त, एक शासक थे, उनका नाम था कुमार गुप्त। कुमार गुप्त के समय हुई थी। कुमार गुप्त, और कौन से कुमार गुप्त भी 2-3 हुए हैं। कुमार गुप्त फर्स्ट। तो ये जो विश्वविद्यालय, ये विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन यानी बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए। अब इसके ध्वस्त किसने किया था? देखिए, तो इसकी बात ये थे बख्तियार खिलजी। इसका आंसर होगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो देखिए थे लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, गांधी इरविन समझौते के लिए हस्ताक्षरित होने में
किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं पहले। देखिए ये जो 1857 का विद्रोह हुआ था, 1857, जैसा आपको पता है कि जो सबसे पहले क्रांति हुई थी 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था। अब ये असल में ये जो विद्रोह था ये संपूर्ण कहाँ, उत्तरी भारत में फैला हुआ था। और ये अवध में 1857 में असल में विद्रोह नेतृत्व किसने किया था इसका? तो ये किया था बेगम हजरत महल ने। लेकिन हम यहाँ इसकी जो बात कर रहे हैं, देखिए हम बात कर रहे हैं गांधी इरविन समझौते की। तो गांधी इरविन समझौता जो है इसमें भाग लिया था सबसे ज्यादा तेज बहादुर, जो कौन थे? तेज बहादुर सप्रू। इसका आंसर होगा सी। क्या आंसर होगा? सी। चलिए 12 क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार को पूरा लगान लेने में कितने प्रतिशत? तो जैसे कि आपको पता ही है कि जब उस टाइम जमींदार का जो लगान था वो ऑलमोस्ट 89% के आसपास था। तो ये इसका आंसर होगा ए, 89%। चलिए आगे चलते हैं। अमेजन नदी किस महासागर में गिरती है? तो पहले आपको बता दूं कि जो अमेजन नदी है ये असल में दक्षिणी अमेरिका, कहाँ, कौन से कॉन्टिनेंट में आती है? ये आती है दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में आती है ये। अब दक्षिणी अमेरिका में आती है और ये प्रमुख नदी जो है इसका उद्गम स्थल कहाँ है? इसका उद्गम स्थल है, देखिए मैं आपको बता दूं, लैगो बिलफेरो में। कहाँ? लैगो बिलफेरो, लैगो बिलफेरो इसका उद्गम स्थल है यहाँ पर। और ये अमेजन नदी असल में गिरती कहाँ है? तो अमेजन नदी गिरती है अटलांटिक महासागर। पहले इसका आंसर देख लीजिए। दूसरा, संघाई किस नदी के किनारे है? आप जानते हैं संघाई जो है वो यांगटी सीक्वांग, आप जानते हैं संघाई यानी चीन, ये जो है चीन का एक राज्य है। तो यांगटी सीक्वांग, ये भी नाम देखिए चीन की भाषा जैसा लग रहा है आपको, तो इसका आंसर होगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करता है? 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करता है? देखिए तो 9 डिग्री चैनल जो है ये उत्तरी अक्षांश में है। कहाँ है? उत्तरी अक्षांश में। अब किसे अलग करता है ये? तो देखिए ये 9 डिग्री चैनल अलग करता है लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। किसे अलग करता है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। इसका आंसर होगा सी। क्या आंसर होगा इसका? सी। ठीक है। गोंडवाना-किरम की चट्टान कहाँ पाई जाती है? गोंडवाना-किरम की चट्टान की बात कर रहे हैं तो गोंडवाना-किरम की जो चट्टान है वो पाई जाती है दामोदर घाटी में। कहाँ पाई जाती है? ये दामोदर घाटी में पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए आपको ये मिलाना है और इसमें कौन सा मिला हुआ नहीं है हमें ये बताना है। तो ध्यान रखिएगा, असल में जो सबसे ज़्यादा हमारा गलती होती है वो यहाँ होती है, नहीं पूछा है। तो देखिए गोविंद सागर बांध ये कहाँ है? सतलज नदी पर है, ये ठीक है। गोविंद बल्लभ सागर ये भी रिहंद नदी पर है। और गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है। राणा सागर बांध ये जो है ये नर्मदा नदी पर नहीं है। अब राणा सागर बांध ये इस पर नहीं है तो फिर ये कौन सी नदी पर है? तो ये है चंबल नदी पर। ये भी कौन सी नदी पर है? ये भी चंबल नदी पर है। ठीक है। अगर इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं तो इसकी जो लंबाई है वो 1173 मीटर है। राणा सागर बांध जो है इसकी लंबाई कितनी है? 1173 मीटर। और ये कितना है? लगभग 1.2 लाख हेक्टेयर को सिंचाई का क्षेत्र में का काम करता है। कितने हेक्टेयर में? 1.2 लाख इतने हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होती है इस राणा सागर प्रताप बांध से। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, तो इसका आंसर होगा डी। 17 का आंसर है डी। मैं आप बताता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 18, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल। तो आप जानते हैं देखिए शुष्क भूमि होगी तो जैसे शुष्क भूमि में कौन सी फसल हो सकती है? मूंगफली। कौन सी हो सकती है? मूंगफली। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 19 बता दूं थोड़ा सा। देखिए इसमें भी क्या करना है? मिलाप करना है। अब क्वेश्चन नंबर 19 में हमें मिलाप करना है, यानी बाढ़ जो है, भूकंप, सूखा, चक्रवात। अब देखिए पहले आपको अगर इसमें से आप दो भी पकड़ पाते हैं तो देखिए इसका आंसर है बी। जैसे आप मान लीजिए बाढ़ से प्रभावित जो है वो होता है ये तीसरा, उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी क्षेत्र जो होते हैं ये बाढ़ से प्रभावित एरिया है। दूसरा ये भूकंप का जो है ये हिमालय और का गिरिपथ क्षेत्र जो होता है ये भूकंप से संबंधित है। और तीसरा देखिएगा सी का जो है ये है सूखा जो है, मध्य पूर्वी भारत में जो है वो सूखे का सबसे ज़्यादा। अब बचा क्या? चक्रवात। जो चक्रवात और जो सबसे ज़्यादा आते हैं वो आते हैं झारखंड और उत्तरी उड़ीसा में। तो इसका आंसर होगा बी।
अकबर का सिंहासन। और देखिए ये भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि अकबर का जो सिंहासन, अकबर को जो सिंहासन पर बिठाया गया था तो कहाँ पर बिठाया गया था। तो पहले ये चीज़ आप थोड़ी सी समझ लीजिएगा कि अकबर का जो जब सिंहासन पर बिठाया गया तो 15 अक्टूबर 1542 को कब बिठाया गया था। ये बिठाया गया था 15 अक्टूबर 1542 को बिठाया गया था। कहाँ? अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में। ये कहाँ बिठाया गया था? अमरकोट में। ये ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूँ। अमरकोट में। और ये एक महल था किसका? राणा बीरसाल का महल था। राणा बीरसाल, ये इनके महल में बिठाया गया। तो ये जगह अब जो अमरकोट कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है कालानौर में। तो इसका आंसर होगा सी। गुलामों की देखभाल के लिए किसने एक पृथक विभाग बनवाया था? तो गुलामों की देखभाल के लिए जो पृथक विभाग बनवाया था वो बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक। चलिए देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय से अभी आपने एक क्वेश्चन देखा था। अब हम देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? अब आप जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय में किस चीज़ की पढ़ाई आपको पहले पता है। नालंदा विश्वविद्यालय जब 5वीं शताब्दी में बना था तो नालंदा विश्वविद्यालय में सबसे ज़्यादा जो वो होता था वो था बौद्ध धर्म का और दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा शिक्षा दी जाती थी वो बौद्ध धर्म की दी जाती थी। तो इसका आंसर होगा डी। और किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी रूप में चयन किया गया? अब पाटलिपुत्र को जो राजधानी बनाई थी वो बनाया था उदयन ने। किसने बनाया था? उदयन। तो इसका आंसर होगा सी। 23 का आंसर है सी। चलिए आगे चलते हैं 24। तो बौद्ध धर्म के आगंतुर निकाय से किसके बारे में जानकारी मिलती है? अब देखिए बौद्ध धर्म की बात की, आगंतुर की बात कर रहे हैं। तो बौद्ध धर्म में पहले आपको बता दूं कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे बौद्ध धर्म में। 16 महाजनपद थे। ठीक है। तो ये 16 महाजनपदों के अतिरिक्त क्या होता था? इसके अतिरिक्त इसमें एक भगवती सूत्र में भी मिलता है 16 जिसका वर्णन मिलता है। तो इसका आंसर होगा महाजनपद। क्या होगा इसका? महाजनपद बी। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? तो ये जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र की पहली परियोजना स्कीम की बता रहे हैं तो वो थी नीलगिरी जीव मंडल। कौन सी थी? नीलगिरी जीव मंडल। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। भारत के आर्थिक सुधार के जनक, यानी आर्थिक सुधार के जनक पूछा है। ये आर्थिक सुधार नहीं, सुधार होगा कि जनक किसे कहा जाता है। तो आप जानिए आर्थिक सुधार के जनक के बारे में। तो थोड़ा सा देखिए आपको बता दूँ, ये थे पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। असल में पीवी नरसिम्हा राव जो हैं आपको पता ही है भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो भारत में आर्थिक सुधार जो था वो की शुरुआत कब हुई थी? वो हुई थी 1990 में। कब हुई थी? 1990 में हुई थी। चलिए आगे देखिए 27। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्न में से कौन सा देश स्थायी सदस्य नहीं है? अब देखिए आपको बता दूँ संयुक्त राष्ट्र की जो पहले तो आप ये समझिए जो यूएन होता है, यूएन बोले तो यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र, इसकी स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र की 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर। तो देखिए हम बात कर रहे थे यूएन की बात कर रहे थे। यूएन की जो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। और मैं यूएन के बारे में आपको बता दूं थोड़ा सा। देखिए यूएन के स्थायी सदस्य हैं 5। कितने स्थायी सदस्य हैं? 5 स्थायी सदस्य यूएन के। अब वो कौन कौन से हैं देखिए आपको बता दूं। एक तो है यूएसए। कौन है? एक है यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। दूसरा है रशिया, रूस। और तीसरा है ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। एक है ब्रिटेन, एक है फ्रांस और एक है चीन। ये 5 जो हैं स्थायी सदस्य हैं। तो इसमें से बचा कौन? बचा जापान। तो ये स्थायी सदस्य नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। निम्न में से किस आयोग के अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है? देखिए आपको पता ही है कैबिनेट मंत्री का जो दर्जा प्राप्त होता है वो होता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का आयोग होता है। ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसका जो अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के, वो कैबिनेट मंत्री के कुल होते हैं। दूसरा देखिएगा राउफ नृत्य। जैसा कि आप देख रहे हैं नाम से ही ये राउफ जो है एक उर्दू शब्द लग रहा है। तो ये जो है कहाँ का नृत्य है? ये जम्मू कश्मीर का है। कहाँ का? जम्मू कश्मीर का। दूसरा देखिएगा सांसद द्वारा आपातकाल में राज्यों के सूची संघ के विषय में बनाए कानून के आपातकाल की समाप्ति के बाद कितने समय तक प्रभावी रहता है?
तो देखिए संसद द्वारा जो आपातकाल में राज्य सूची विषयों पर बनाए कानून के आपातकाल की समाप्ति जो होती है वो 6 महीने तक, कितना 6 मंथ तक रहता है, 6 मंथ। तो आप जानते हैं इसका आंसर होगा ए। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन, देखिए द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था, तो द्वितीय बौद्ध संगीत की बात कर रहे हैं। इसका जो आयोजन हुआ था असल में 383 ईसा पूर्व, कब हुआ था, 383 ईसा पूर्व ये हुआ था इसका आयोजन। और ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था वैशाली में। कहाँ हुआ था, वैशाली, ये है वैशाली। तो इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में बात करते हैं। पारितंत्र, देखिए ये जो है साइंस का क्वेश्चन। पारितंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता, जैसा कि आपको पता ही है कि पारितंत्र में सबसे पहले प्राथमिक उपभोक्ता कौन आता है, वो आता है शाकाहारी जो होते हैं कीट, जो शाकाहार ऐसे कीट जो शाकाहारी चीज़ें जैसे खाते हैं, जो मांसाहारी ना हो, उन्हें हम कहाँ रखते हैं, रखते हैं हम प्राथमिक उपभोक्ता में। दूसरा देखिए, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की गई थी, तो आप जानते हैं राष्ट्रीय आय की सबसे पहले जो गणना की थी वो की थी दादा भाई नेहरू जी ने। किन्होंने की थी, दादा भाई नेहरू जी ने। अब देखिए कैसे की थी, क्या किया था, ये मैं थोड़ा सा आपको इनके बारे में बता दूं। तो राष्ट्रीय आय की जो गणना हुई थी सबसे पहले 1867 से 1800 कब हुई थी ये, अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि राष्ट्रीय आय की सबसे पहले गणना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1867-68 में। और ये देखिए क्या हुआ था, इनके आकलन के अनुसार क्या है, उस टाइम जब ये हुआ था तब प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, 20 रुपये। नेक्स्ट देखिएगा, चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय नाम, ये बांध का नाम, ये तो आप जानते हैं चीन सागर में जो आते हैं ये, उन्हें हम कहते हैं टाइफून। क्या कहते हैं, टाइफून। तो 34 का जो आंसर होगा वो होगा डी, ये होगा डी। टाइफून कहते हैं किसे, जो चीन सागर में क्या आते हैं, उष्णकटिबंधीय, क्या बात कर रहे हैं, उष्णकटिबंधीय का नाम। देखिए अब उष्णकटिबंधीय क्या होती है, ये जो जितने भी तूफान, उष्णकटिबंधीय तूफान होते हैं उनके बारे में बात की है। जैसे कि तूफान कहाँ आता है, बमंडर कहाँ का है, डिस्टर्स, तो ये सब अलग अलग जगह के हैं। तो ये जो चीन सागर की बात कर रहे हैं तो यहाँ का जो है वो है। अब बात कर रहे हैं कूलिज, ये कूलिज नली का आपने पढ़ी होगी। कूलिज नली का ये जो है असल में आपने देखा होगा कहाँ होता है, अगर आपने टीवी की पिक्चर ट्यूब देखी हो तो वहाँ पर कूलिज नली का होती है। इसमें कौन सी किरणों का उपयोग होता है, तो इसमें होता है एक्स किरणों का उपयोग। कौन सा, एक्स किरणों का उपयोग होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये कौन सा रुधिर वर्ग जो है वो सर्वग्राही। तो देखिए जैसा आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, इसमें ये जो है ओ, इसे कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। क्या कहते हैं, इसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। यानी ओ वर्ग, अगर किसी का खून ओ वर्ग का है तो वो उसका ब्लड जो है वो किसी को भी दिया जा सकता है। और जो सर्व यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो होता है इसे हम कहते हैं ए बी। ये अगर ए बी को किसी का भी खून चढ़ाया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा सी, सर्वग्राही पूछा है। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा जो है कि सुल्तान ने की थी, तो वो थे फिरोज शाह तुगलक। कौन थे, ये थे फिरोज शाह तुगलक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 38 की। ये है नाथुला दर्रा। अब नाथुला दर्रा जो है कहाँ है, ये हिमालय क्षेत्र में है। नाथुला दर्रा हिमालय क्षेत्र में एक पहाड़ी दर्रा है। अब देखिए थोड़ा सा इसके बारे में, भारत के सिक्किम राज्य एवं दक्षिणी तिब्बत की चुंबकीय घाटी को जोड़ता है। ये कहाँ है, देखिए जैसे आप जानते हैं ये तो है सिक्किम राज्य, और दूसरा ये है दक्षिणी तिब्बत, यहाँ मान लीजिए ये है तिब्बत, तो ये इन दोनों को जोड़ता है। ये कौन सा जोड़ता है, नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा जो है वो इन दोनों को जोड़ता है। दूसरा इन्होंने पूछा है कि ये नाथुला दर्रा किसके पास है, तो ये जाहिर सी बात है, फिर जब तिब्बत को जोड़ा तो ये चाइना के पास ही होगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। अब पूर्ण स्वराज की जो घोषणा हुई थी वो हुई थी लाहौर अधिवेशन में। कहाँ हुई थी, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी। और कब हुई थी ये भी मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, 1929 यानी 1929 में हुई थी। नेक्स्ट देखिए, दरवाजा बंद मीडिया अभियान का संबंध किस योजना से है। दरवाजा बंद जानते ही हैं आप, दरवाजा बंद किस चीज़ का, आपने देखा होगा ये जितना अभी चल रहा है टॉयलेट, ये जो घर घर शौचालय बनवाए जा रहे हैं, ये सब जो है स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ा है। किससे, स्वच्छ भारत। दरवाजा बंद जो है ये भी स्वच्छ भारत अभियान से ही जुड़ा है। भारतीय मुद्रा बाजार का विनियम व नियंत्रण किस संस्था के द्वारा किया जाता है, तो विनियम और नियंत्रण ये सब आप जानते हैं, सब आरबीआई का काम। किसका है, आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक। किसका है, भारतीय रिजर्व बैंक का। चलिए नेक्स्ट देखिए, आगे चलते हैं। भारत के सबसे ऊंचे मिडिल रेल पुल का निर्माण
नौनी में किया जा रहा है, ये भारत के किस राज्य में, तो पता करना है कि नौनी जो है वो भारत के किस राज्य में है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, नौनी जो है असल में वो है मणिपुर में। नौनी कहाँ है, ये मणिपुर में है। और ये जो बन रहा है पुल इसका, तो इसकी ऊंचाई जो है वो है 141 मीटर। कितनी है, 141 मीटर। भारत के उत्तरी मैदान किस मिट्टी के विस्तार का सबसे अधिक पाया जाता है, तो उत्तरी मैदान में जो है वो सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाई जाती है वो है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी। तो आप जानते हैं ये मिट्टी जो है कहाँ से आती है, ये नदियों का निक्षेप होता है ना, वहाँ से आती है। और इस मिट्टी में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, देखिए ये भी ध्यान रखिएगा कि जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसमें सबसे ज़्यादा मिलती है पोटास। क्या मिलती है, पोटास। और दूसरा मिलता है चूना। सबसे ज़्यादा इसमें मिलती है पोटास और मिलता है चूना मिलता है। तो इसमें किस चीज़ का अभाव होता है, इसमें देखिए फास्फोरस और नाइट्रोजन का अभाव होता है। ठीक है, और ये कहाँ पाई जाती है, ये नदियों का जो तटवर्ती इलाका होता है ना, वहाँ पाई जाती है। चलिए दूसरा देखिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग किन धातुओं में की जाती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग आप जानते ही हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बात मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। जैसे मान लीजिए एक ये लोहे की कोई चीज़ है, इस पर अगर आप चाह रहे हैं कॉपर का कुछ लेप लगाना, तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है असल में ये किस चीज़ की होती है, या तो क्रोमियम की होगी, या कॉपर की, या निकल की। तो इसका आंसर है डी। जिब्राल्टर जल मरुस्थल जो है ये किसको जोड़ता है, तो जिब्राल्टर जो है ये जोड़ता है अटलांटिक महासागर और भूमध्य महासागर को। देखिए थोड़ा सा अगर आप जानना चाहें इसके, तो जिब्राल्टर जो इसे अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, और ये है कहाँ, इसके उत्तर में यूरोप के स्पेन और जिब्राल्टर। ये जो है असल में उत्तर में तो है इसके क्या है, स्पेन, और जो इसका दक्षिण में है वो है मोरक्को। तो ये इसका आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, 46 है क्वेश्चन नंबर 46। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थित, तो आपको देखिए बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है। ये सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है ये होती है मासिनराम। ये भी कहाँ पे है, चेरापूंजी में ही है, चेरापूंजी में। और ये बताइए इसमें कितनी वर्षा होती है, तो इसमें जो वर्षा होती है वो होती है लगभग 11,872 मिलीमीटर, यानी 467.4 इंच। अगर आपको इंच में बताऊं तो 467.4 इंच, 467 है, 467.4 इंच इतनी वर्षा होती है। यानी सबसे ज़्यादा, अगर ये पूछा जाए कि विश्व का सबसे ज़्यादा जो नम स्थान है तो वो यही है, मासिनराम। और ये है कहाँ, चेरापूंजी में। विकलांग और बेरोजगार को राहत भारत में संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। तो ये सूची जो है किससे संबंधित है, देखिए अब ये जो सूची की बात कर रहे हैं तो ये किससे संबंधित है, राज्य से संबंधित है। अब 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच विधायक विषय को बंटवारा जो होता है उनसे संबंधित है। और दूसरा देखिए एक मैं बता दूं, इसके अंतर्गत क्या आता है, विकलांग और बेरोजगारी को राहत, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो इसका आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 48। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राजा था। अब तालीकोटा का युद्ध की बात कर रहे हैं, तो देखिए तालीकोटा का युद्ध, पहले तो ये पता हो कि तालीकोटा का युद्ध हुआ कब था। तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था भाई 26 जनवरी 1565 को, 26 जनवरी 1565 को हुआ था तालीकोटा का युद्ध। अब हुआ किस किस के बीच था ये भी आप थोड़ा सा देख लो। ये हुआ था दक्कन की सुल्तानों और विजयनगर के साम्राज्य की लड़ाई के रूप में राक्षसी तंगड़ी नामक स्थान पर लड़ा गया था। और ये विजयनगर साम्राज्य की ओर को इसमें हार का सामना करना पड़ा था। और इस विजयनगर साम्राज्य का जो शासक था सदाशिव राय था, उस टाइम कौन था, सदाशिव राय। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ए, कौन है, संगम। दूसरा बात कर रहे हैं बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, तो आपको बताइए बाणभट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, हर्षवर्धन। नेक्स्ट देखिएगा, राजा हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ लेके गए थे, तो वो लेके गए थे थानेश्वर से कन्नौज। इसका आंसर है ए, थानेश्वर से कन्नौज लेके गए थे अपनी राजधानी को। तो फ्लाई ऐश की बात कर रहे हैं, फ्लाई ऐश। और फ्लाई ऐश जो है वो क्या है असल में, ये तो ये ऐश कहते हैं राख को, राख के छोटे छोटे जो कण होते हैं ना वो उन्हें कहते हैं हम फ्लाई ऐश। इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, आपको बता दूं 52, वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण को बढ़ाना सभी निम्नलिखित में से किसके कारण है। अब देखिए जैसे कि आपको पता है कि वनों की कमी, नगरीकरण हो रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, इन सब का कारण क्या है।
इन सब का एक ही कारण है, वो है जनसंख्या में वृद्धि। क्या है? जनसंख्या में वृद्धि, यानी इसे कहेंगे हम आबादी का बढ़ना। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 53, पूंजी खाता में परिवर्तनीयता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना। अब पूंजी खाते की बात कर रहे हैं, तो इसकी देखिए सबसे पहले क्या है, अब देखिए ये भारत के विश्व के विभिन्न देशों में होने वाले पूंजी प्रवाह के संबंध में समस्त सीमाओं के उन्मूलन को संदर्भित करता है। ये भारत की आय स्तर पर निष्पक्ष आवंटन करता है। ये भारत के अंतर्राष्ट्रीय पूंजी की कुशल विनिमय अथवा वितरण में सहयोग करता है। अब तीनों में से कौन सा कथन सही है, ये हमें पता करना है। तो देखिए इसका जो आंसर है वो डी है, नहीं तीनों सही है। कौन सा सही है? तीनों सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, तो आंसर होगा डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 54, फसल कटाई परीक्षण, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, यानी फसल कटाई परीक्षण किसके लिए किया जाता है। अब जब फसल काटी जाती है, देखिए उसका परीक्षण किया जाता है, तो इसलिए परीक्षण किया जाता है कि उससे ये अनुमान लग जाए कि कितनी उपज होगी, तो इसका जो है वो आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में लगभग 90% जो सिंचाई होती है वो किससे होती है। अब आप जानते हैं, देखिए सिंचाई के, आपको थोड़ा सा सिंचाई के बारे में बता दूं, तो सिंचाई जो है सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ भारत में होती है, वो 88 से 92% जो सिंचाई होती है वो सतही सिंचाई होती है। कैसी होती है? सतही, यानी नीचे से जो पानी आता है उसे हम कहते हैं सतही सिंचाई। तो लगभग ये कितनी होती है? ये होती है 88 से 92% तक होती है। और जैसा कि आपको पता ही है कि 55 से 68% जो है वो नहरों और कुओं द्वारा सिंचाई होती है। और देखिए ये शेष जो है बाकी सिंचाई की प्रणाली है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो इसमें ही है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के थोक नृत्य सूचकांक के मुख्य घटक। अब थोक नृत्य सूचकांक के मुख्य घटक के बारे में बात की है इन्होंने, तो देखिए इसमें थोक नृत्य सूचकांक के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है इसमें प्राथमिक वस्तु, दूसरा होगा इसमें ईंधन और बिजली, और तीसरा होता है विनियमित उत्पाद। सेवाएं इसमें नहीं आती, यानी इसमें सेवाएं नहीं आती, इसका होगा आंसर 1, 2 और 4 सही है। किस शहर को स्टील सिटी, आप जानते हैं स्टील सबसे ज़्यादा, नहीं ये स्टील की बात कर रहे हैं, तो देखिए ये जो जमशेदपुर है, जमशेदपुर असल में कहाँ है? ये छोटा नागपुर के पठार में है। जमशेदपुर कहाँ है? छोटा नागपुर के पठार में, तो इसे हम कहते हैं स्टील सिटी ऑफ इंडिया। और इससे जो ये शहर जो है कब बसा था जमशेदपुर? ये बसा था 1907 में। और जो है यहाँ पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं टिस्को, आपने पढ़ा भी होगा, ये कई बार इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में आई है। ये है टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो ये इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? जमशेदपुर। तो इसलिए जमशेदपुर को हम कहते हैं स्टील सिटी ऑफ इंडिया। दूसरा, नाबार्ड की स्थापना के बारे में बात हो रही है। देखिए नाबार्ड की जो स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982। नेक्स्ट देखिएगा, मार्च 2018 में भारत में पहला मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया, वो कहाँ पर हुआ है? तो देखिए जो मेगा फूड पार्क है भारत में बना है वो कहाँ है? वो है जी भैया राजस्थान में। थोड़ा सा आपको बता दूं इसका उद्घाटन किसने किया था। तो इसका उद्घाटन किया था श्रीमती हरसिमरत कौर बादल। ये हैं हरसिमरत कौर बादल, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। और ये कब किया था? 29 मार्च 2018 को इन्होंने किया था। 29 मार्च 2018। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता। तो ये तो आपको नॉर्मली आप जान ही जाएंगे कि सर्वाधिक साक्षरता असल में 2011 की जनगणना के हिसाब से जो 94% साक्षर लोग हैं वो हैं केरला में। कितने हैं? 94% हैं केरल में। और दूसरे नंबर पे क्या आता है? दूसरे नंबर पे आता है मिजोरम। मिजोरम में है 91%। तीसरे नंबर पे आता है त्रिपुरा, उसमें 87%। और चौथे नंबर पे है हिमाचल। तो देखिए ये हमारे 60 क्वेश्चन थे, और ये 60 क्वेश्चन हमने अभी जीएस के हैं। इसका जो दूसरा पार्ट होगा उसमें हम मैथ और रीजनिंग और साइंस के बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं वो आपको लेके आएंगे। अब लगातार आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, क्योंकि देखिएगा बिल्कुल एग्ज़ाम बहुत करीब है, और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये वो क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करे गए, बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। तो आप अगर इन क्वेश्चन को रटेंगे और इनकी डिटेल्स को देखेंगे तो आपको बार बार देखिए इस वीडियो को देखना पड़ेगा, जिससे आप खंड शिक्षा अधिकारी में अच्छा कर सकें। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।